हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक्सेल एकेडमी में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे आज़ाद हिंद फौज के बारे में। तो कंप्लीट जानकारी मिलेगी दोस्तों, तो वीडियो को पूरा देखें। तो यहाँ पर हम जो रूपरेखा है इस वीडियो की, तो सबसे पहले हम आज़ाद हिंद फौज की पृष्ठभूमि जानेंगे और उसके साथ साथ इसकी स्थापना किन परिस्थितियों में हुई, कैसे हुई, और इसमें जो प्रमुख व्यक्ति थे उनके नामों के साथ उनके योगदानों को भी जानेंगे। और इसके साथ साथ अब हम जानेंगे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जापान कैसे पहुंचे, क्योंकि जो यहाँ आज़ाद हिंद फौज का संचालन हो रहा था वो हो रहा था जापान से। तो इसके बारे में जानेंगे। और इसके साथ साथ जब आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों और अधिकारियों को पकड़ लिया गया और उनके ऊपर मुकदमा चलाया गया, जिसे लाल किला मुकदमा के नाम से जानते हैं, और यहाँ पर एक प्रमुख नारा भी दिया गया था, लाल किले को तोड़ दो, आज़ाद हिंद फौज को छोड़ दो। ये नारा बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो आज हम जानेंगे पृष्ठभूमि के बारे में। सबसे पहले तो पृष्ठभूमि जो है दोस्त, ये है त्रिपुरा अधिवेशन से शुरू होती है। ये कंप्लीट क्लास मॉडर्न हिस्ट्री की है, लेकिन हम इसे केवल आज किस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, उसका नाम है आज़ाद हिंद फौज। क्योंकि 21 अक्टूबर और आज 21 अक्टूबर है, और अपने जो ये चैनल है एक्सेल एकेडमी पर, यहाँ पर टुडे स्पेशल चलता है। लेकिन इसे जो है कि एक केस स्टडी के रूप में हम समझने की कोशिश करेंगे, कैसे कैसे चीजें आगे बढ़ी और किस मोड़ पर आज़ाद हिंद फौज और यहाँ तक कि आज़ाद हिंद सरकार तक बन गई थी, अस्थायी सरकार बन गई थी, और उसे 9 देशों ने मान्यता भी दी थी। तो उसी के बारे में आज हम कंप्लीट केस स्टडी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अब इसके बारे में और जानते हैं। तो त्रिपुरा अधिवेशन जो होता है दोस्त, वहां पर क्या होता है कि एक थे, जैसे कि थोड़ी सी पृष्ठभूमि बता देता हूँ। देखिए, अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हैं तो 20 मिनट का लेक्चर बने या 30 मिनट का लेक्चर बने, आप पक्का देखेंगे। ये मुझे विश्वास है एक स्टूडेंट होने के नाते, क्योंकि मुझे पता है कि जो पढ़ने वाला बच्चा है उसे इस बात से लेना देना नहीं कि लेक्चर कितना बड़ा है। उसे अगर लेक्चर समझ में आ रहा है और चीजें सही तरीके से बताई जा रही हैं तो वो पक्का देखेगा। मुझे पता है कि वो 5 मिनट की रील्स वाला लड़का नहीं है, छात्र या छात्रा नहीं है। वो एक पढ़ने वाला और जिम्मेदार और एक जागरूक नागरिक है, वो वीडियो पक्का देखेगा। इसलिए मैं वीडियो की लेंथ से परवाह नहीं करता। क्वालिटी अच्छी हो तो बच्चे के साथ एंगेजमेंट बनी रहती है। मैं इस चीज में विश्वास रखता हूँ। तो चलिए इस चीज को देखते हैं अब हम। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या होता है कि एक ध्यान से देखें कि सुभाष चंद्र बोस एक तरफ रहते हैं और गांधी जी के एक उम्मीदवार रहते हैं, सीतारमैया जी। तो क्या होता है कि यहाँ पर बोस जी जीत जाते हैं, संक्षिप्त में समझिए। और जब इनकी हार हो जाती है सीतारमैया जी की, तब गांधी जी कहते हैं कि सीतारमैया की हार मेरी हार है। तो यहाँ पर जो है कि बोस, सुभाष चंद्र बोस के और महात्मा गांधी जी के संबंध में कुछ मतभिन्नता आने लगती है, और इसी के चलते वो क्या होता है कि यहाँ पर देखें, फ्लो चार्ट के माध्यम से पूरा मैंने लिख के रखा है, जिससे कि मैं जल्दी से आपको समझा सकूं। ठीक, तो यहाँ पर 1939 की घटना है और इन्होंने त्यागपत्र दे दिया। कहां से? कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया। और इन्होंने क्या किया कि एक फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। इसके बाद जब इन्होंने कांग्रेस से इन्होंने जब त्यागपत्र दिया, तब इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की एक संस्था की स्थापना की। बात क्लियर? अब इसके बाद जो है कि यहाँ पर एक बहुत अजीब घटना होती है कि जब यहाँ पर 1940 का क्या मामला होता है कि जो नेताजी थे वो बहुत पॉपुलर होते जा रहे थे, और अंग्रेज इस बात की परवाह किए बगैर कि नेताजी की पॉपुलरिटी क्या है और सच्चाई क्या है, उन पर आरोप लगाते हैं, क्या जो है कि दंगा भड़काने का। तो भड़काने के आरोप में उन्हें क्या करते हैं? उन्हें गिरफ्तार करते हैं। और जब गिरफ्तार कर लेते हैं, तब यहाँ से आप नेताजी की स्पष्टता राजनीतिक और कूटनीतिक के बारे में जान पाएंगे विस्तार से। तो यहाँ पर क्या होता है दोस्त? यहाँ पर होता है कि नेताजी अब यहाँ से क्या करते हैं? भूख हड़ताल कर देते हैं। और जब भूख हड़ताल कर देते हैं, तब अंग्रेजों को पता था कि अगर नेताजी को जेल में कुछ हो गया तब वो बहुत परेशान हो जाएंगे, क्योंकि उनकी लोकप्रियता बहुत ज्यादा थी, और अगर कुछ हो जाता तब बहुत बड़ी जो है समस्या अंग्रेजों के ऊपर आ जाती। इसी के चलते उन्होंने क्या किया कि उनको इस समस्या के निकालने के लिए उनकी तबीयत में गिरावट आई। जब भूख हड़ताल कर दोगे भाई, जो स्वास्थ्य है वो गिरना स्टार्ट हो जाएगा। और उनको जो है कि वहां से निकाला, और निकाल करके कोलकाता, जो कि कोलकाता है, वहां पर क्या है कि उनका कोलकाता के रोड के निकट एक रोड है जिसका नाम है एलिगन रोड। यहाँ पर दिया गया है, कलर चेंज कर देता हूँ।
तो एलिगन रोड जो कि उनका घर ही था, वहां पर उनको नजरबंद कर दिया। और उनको नजरबंद करने का जो मेन उद्देश्य था कि जैसे इनकी तबीयत सही होती इनको दोबारा मैं जेल में डालूंगा। लेकिन उनको पता नहीं थी कि यहाँ पर क्या कहानी होने वाली है। और जब नजरबंद कर दिया और बहुत ज्यादा सिक्योरिटी लगा दिया, और यहाँ तक कि उनके रिश्तेदारों को कि नेताजी क्या कर रहे हैं, नेताजी तब इनका नाम नहीं था, आगे नेताजी इनको उपाधि मिलती है, सुभाष चंद्र बोस जी कह सकते हैं हम, लेकिन प्यार से तो नेताजी कहना ही पड़ेगा मेरे दोस्त। तो बोस को क्या किया कि इनके जो कार्य हैं, क्रियाकलाप कह सकते हैं, इस पर नजर रखने के लिए इनके रिश्तेदारों तक जो है गुप्तचर बना दिया। गुप्तचर बना करके कि क्या कर रहे हैं इनके ऊपर नजर रखी जाए, क्योंकि उनको कुछ आशंका थी कि नेताजी चुपचाप बैठने वाले इंसान नहीं है। अब क्या कहानी हुई, अब जो है कि इन्होंने यहाँ से थोड़ी सी और पृष्ठभूमि बताता हूँ। तो इन्होंने क्या किया, लोगों से मिलना बंद कर दिया, लोगों से मिलना बंद कर दिया और अपनी दाढ़ी को बहुत ज्यादा बढ़ा कर लिए, जिससे कि इनका जो फेस है वो थोड़ा सा चेंज हो जाए। अब इसके बाद इन्होंने क्या किया कि 1941 में पठान जियाउद्दीन की जो है कि शकल बना ली, और इन्हीं के सर्कल में ये वहां से भाग निकले और भाग निकल कर पहुंच गए पेशावर। पेशावर जब पहुंचे और पेशावर से, देखिए मैं लकीर बना के समझाया हूँ पूरा फ्लो चार्ट, तो पेशावर पहुंचे और पेशावर से ये जर्मनी निकल गई। और जर्मनी में इन्होंने, यहाँ पर भी एक कहानी है वो भी मैं सुना देता हूँ, कि जैसे कि ये कहाँ बैठे थे, रोम में बैठे थे सुभाष चंद्र बोस, और वहां पर उस समय जब हिटलर का दौर था तो वहां बहुत से फेक हिटलर आते थे, और नेताजी आराम से ऐसे बैठे थे, अपना अखबार पढ़ रहे थे। और जो नेताजी से हिटलर ने परीक्षा लेने के लिए उनको भेजा, और वहां पर कई फेक हिटलर आए, तो नेताजी को विश्वास था कि जो ओरिजिनल हिटलर होगा वही मेरे सामने बात कर पाएगा। तो जितने भी आए उनको गौर ही नहीं किया, उनसे बात ही नहीं की, क्योंकि उन्हें पता था कि नेताजी की जो छवि है वो बहुत ज्यादा पॉपुलर थी। और जब ओरिजिनल हिटलर आया और उनके कंधे पर हाथ रखा, और तब उन्होंने उससे अपना हाथ मिलाया और बात किया, क्योंकि उन्हें पता था कि जो ओरिजिनल हिटलर होगा उसी में इतना साहस होगा कि वो हम उससे इस तरीके से बातचीत कर पाएगा। बात समझ पाए? तो यहाँ पर ये कहानी भी मैंने आपको बता दी, और यहीं से इनका नाम नेताजी पड़ता है, यहीं से इनका नाम नेताजी पड़ता है। और हार्डिंग बम मामला यहाँ पर था कि जो वो मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक है, वहाँ ज्यादा नहीं घुसते हैं। तो वहां पर ये था 1942 का मामला था। और यहाँ पर इसके जो मुख्य व्यक्ति थे उनका नाम था रास बिहारी बोस। गौर कीजिएगा, यही थंबनेल में जो लिखा गया है उसका राज यही खुलने वाला है, रास बिहारी बोस। तो रास बिहारी बोस, देखें रास बिहारी बोस जो है, उन्होंने क्या किया, टोक्यो में भारतीय नेताओं का सम्मेलन किया, टोक्यो में भारतीय नेताओं का सम्मेलन किया। और यहीं पर क्या हुआ, यहीं पर इन्होंने आजाद हिंद फौज की स्थापना की, आजाद हिंद फौज की स्थापना इन्होंने यहाँ पर की। और जो प्रेरणा मिली, गौर कीजिएगा, यहाँ 3 बहुत सूक्ष्म फैक्ट बता रहा हूँ, जल्दी से आपको मिलेंगे नहीं। यहाँ पर जो प्रेरणा मिली कौन थी, उसकी प्रेरणा दिया था जापानी अधिकारी, जो एक मेजर था, उनका नाम था कुफी हारा। इन्होंने क्या दिया था, प्रेरणा दिया था आजाद हिंद फौज को बनाने की। और इसका जो सबसे पहले विचार आया था, गौर कीजिएगा, उनका नाम था मोहन सिंह, कैप्टन मोहन सिंह, और ये माल्या में थे। कैप्टन मोहन सिंह को सबसे पहले आजाद हिंद फौज बनाने का विचार आया था। बात क्लियर? और यहाँ तक का जो टॉपिक था उसको हम क्लियर कर लिए, आजाद हिंद फौज के बारे में, और जितने भी मामले थे उन सबको हम जान चुके। अब आगे देखते हैं क्या मामला है। अब यहाँ से मामला शुरू होता है कि नेताजी के जापान पहुंचने का। तो जून 1943 में टोक्यो पहुंचते हैं नेताजी, ठीक, इनको जो है कि आमंत्रित करते हैं, और यहाँ पर उनकी मुलाकात रास बिहारी बोस से होती है, और उन्होंने नेताजी को बुलाया था, ऐसी बातें हैं। और इसमें जो है कि जो हिटलर था उसने भी सहयोग दिया था, और पनडुब्बी के सहारे जापान पहुंचे थे। तो यहाँ तक का मामला हो गया। और ये जो मामला है 21 अक्टूबर 1943 वाला, यहाँ पर सिंगापुर पहुंच जाते हैं, और यहीं पर जो है कि जो आजाद हिंद फौज थी, आजाद हिंद सरकार, भारत के लिए आजाद हिंद सरकार की स्थापना कौन करते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। यहाँ से अस्थायी सरकार की स्थापना करते हैं, और इस सरकार को 9 देशों ने मान्यता दी थी। इस सरकार को 9 देश थे, उन्होंने मान्यता दी थी। और इसके जो है राष्ट्रपति, और इसके साथ साथ इनके सेनाध्यक्ष बनते हैं सुभाष चंद्र बोस जी। और यहाँ तक कि कहा जाता है कि उसकी अपना बैंक था, और उसने अपनी मुद्रा को छापने के लिए
आदेश भी दिया था और यहाँ तक कि उन्होंने महिला रेजिमेंट की भी स्थापना की थी, जिसे झांसी रेजिमेंट के नाम से जाना जाता है। बात क्लियर? और यहाँ तक का पूरा मामला क्लियर कर लिया। अब कहानी आगे बढ़ती है। देखिए, एक एक लाइन को मैंने स्टेप बाय स्टेप समझाया है और यहाँ पर मामला आता है 23 अक्टूबर 1943 का। और यहाँ से नेताजी अब अपने जो है कि फुल फॉर्म में आ जाते हैं और वो जो है कि क्या करते हैं कि मित्र राष्ट्र जो हैं उनके खिलाफ वार की घोषणा करते हैं। तो मित्र राष्ट्रों के खिलाफ जो है कि वार की घोषणा यहाँ से शुरू होती है और इसके बाद जो है कि जो यहाँ से आगे मामला चलता है, तो जापानियों आज़ाद हिंद फौज और जापानियों की सहायता से ये जो है कि अंडमान और निकोबार दोनों ये जो द्वीप समूह है अपने, इनको जीत लेते हैं। और जो अंडमान द्वीप समूह है उसका नाम शहीद द्वीप के नाम से और निकोबार का स्वराज द्वीप नाम के स्वराज द्वीप कर दिया जाता है। और फिर इसके बाद यहाँ पर एक घटना बताई जाती है कि 18 अगस्त 1945 को एक विमान था वो क्रैश हो गया था और वहाँ पर नेताजी की मृत्यु हो जाती है। ये अभी भी जो है सुर्खियों में है और जांच का विषय है। इसे मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि यही सत्य था, लेकिन अभी तक जो बातें कही गई हैं उनमें ये बात सत्य है और ऐसा जो है कि इसमें भी रिसर्च चल रही है और ये पूर्णतः सत्य नहीं है। नहीं तो आप सोचो कि ये देखो ये बता दे रहे हैं कि इसमें नेताजी की मृत्यु हो गई थी, ऐसा सत्य नहीं है। बात क्लियर? और इसके बाद यहाँ पर 1945 जब अब यहाँ पर भी बैकग्राउंड है, क्योंकि ये मॉडर्न हिस्ट्री जो है ये वर्ल्ड हिस्ट्री से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। होता क्या है कि जो प्रत्यक्ष घटनाएं होती हैं वो क्या होती हैं, विश्व में चलती हैं और उसका अप्रत्यक्ष प्रभाव भारत में पड़ता है। जब ब्रिटेन और फ्रांस के बीच तलवारें खींचती हैं, उसका प्रभाव, उसकी नीति, उसका प्रशासनिक नीति, उसका सामाजिक नीति यहाँ पर आके जो है कि अप्लाई होता है। जब विचारक जो है कि ब्रिटेन में क्या करते हैं, समाज सुधार की बातें करते हैं, तब वहाँ पर तब भारत में आकर के सती प्रथा और अन्य प्रथाओं को बंद किया जाता है। पूरी चर्चा मॉडर्न हिस्ट्री में की जाएगी, एक बार आप चैनल के साथ जुड़ के तो देखिए। तो यहाँ पर पूरी बात हम कवर कर लिए और यहाँ पर जब बम गिरा दिया जाता है हिरोशिमा नागासाकी पर और जापान जो है कि वो परास्त हो जाता है मेरे दोस्त। और यहाँ से जो आज़ाद हिंद फौज है, आज़ाद हिंद फौज उसके अधिकारियों और सैनिकों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों और अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और इसके बाद जो है कि आगे देखें, यहाँ पर उनके ऊपर एक मुकदमा चलता है जिसे रेड फोर्ट ट्रायल 1945 के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर शहनवाज खान, गुरुबख्श सिंह, ढिल्लो, प्रेम कुमार सहगल, इन सब पे जो है कि इनको पकड़ा जाता है और इनके ऊपर देखें पूरा लिख दिया मैंने, मुकदमा चलाया जाता है राजद्रोह का और इनको फांसी दी जाती है। यहाँ पर बहुत से वकीलों ने, नेहरू जी ने और सप्रू, इन सब ने जो है कि मिलकर वकालत की थी, लेकिन इसके बावजूद भी इनको फांसी दी गई। ऐसा नहीं कह सकते कि किसी ने प्रयास नहीं किया था, प्रयास बहुत किया था, अथक प्रयास किया था, लेकिन उसके बावजूद इनको फांसी की सजा दी गई इन महान क्रांतिकारियों को। और इसके साथ साथ यहाँ पर एक नारा दिया गया था कि लाल किले को तोड़ दो, आज़ाद हिंद फौज को छोड़ दो। लाल किले को तोड़ दो, आज़ाद हिंद फौज को छोड़ दो। तो ये ऐसे नारे दिए गए थे और यहीं से चीज़ें बदलना शुरू होती हैं। और भी बहुत सी चीज़ें हैं लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री में कवर करेंगे और आज के लिए ये रोचक जानकारी आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी होगी। और इसके बाद जो है कि नौसैनिक जो है शाही विद्रोह होता है और वहाँ से पूरा एकदम जो ये ब्रिटिश हैं, ब्रिटिश इनकी जो है हालत एकदम से खराब हो जाती है। और यहाँ पर एक महत्वपूर्ण लाइन कही जाती है कि जो 1857 का पहला महाविद्रोह था उसने क्या किया था कि ब्रिटिश साम्राज्य में के ताबूत में पहली कील ठोकी थी और जो नौसैनिक विद्रोह था उसने अंतिम कील ठोक दी। और इसी के बाद अंग्रेज समझ चुके थे कि अब हम यहाँ पर ज़्यादा दिन नहीं टिक सकते और इसके के चलते उन्होंने क्या किया था, भारत को छोड़ दिया था। तो आशा करता हूँ नेताजी के इस महान योगदान को और उन महान क्रांतिकारियों के योगदान को जिन्होंने भारत से बाहर बैठ करके भारत को आज़ाद कराने की साजिशें और कूटनीति चलाई, लेकिन दुर्भाग्यवश नेताजी दोबारा जो है कि भारत नहीं आ सके। और बहुत सी बातें हैं, कभी और चर्चा करूँगा कि नेताजी बहुत लोगों ने लिखा है, उस पर चर्चा करूँगा, बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा, वैसे भी 15 मिनट का वीडियो हो चुका है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। और भी केस स्टडी में बनाऊँगा कि भगत सिंह और महात्मा गांधी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस में से असली आज़ादी का हकदार किसे कहा जाए, तो इसके बारे में भी और भी केस स्टडी बना दूंगा, 4-5 केस स्टडी,
केवल नेताजी पर ही बना दूंगा। और एक रेडियो जो है यार बहुत चीज़ें बतानी रहती हैं, और जो है कि ये भाग भाग के कुछ बताया नहीं जा सकता। मैंने अभी तक कोई भी बकवासबाजी नहीं की, अपनी कहानी और अड़ोसियों पड़ोसियों की कहानी, बाहरी कहानी कुछ भी नहीं बताया, केवल फैक्ट बताया, केवल हिस्ट्री की बातें आपको बताई। लेकिन देखिए 15 मिनट बीत गया। तो यही चीज़ें हैं। तो रेडियो जो है कि एक बार संचालन किया था और उन्होंने कहा था कि भारत की आज़ादी का युद्ध आंदोलन शुरू हो गया है और हमें राष्ट्रपिता किसे संबोधित किया था? महात्मा गांधी जी को। आपको ये भी जानना है और इस पर भी एक स्टडी बनाना पड़ेगा कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता नहीं कहा जाता। अब आपको ये जानकर बहुत ताज्जुब होगा, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि ये बातें कैसे हैं, और इस पर मैं एक वीडियो बना दूंगा। गौर कीजिएगा, नेताजी ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था, रेडियो का एक संचालन किया था, और वहां पर क्या कहा था कि नेताजी ने गांधी जी को महात्मा राष्ट्रपिता और महात्मा किसने कहा था बताओ? टैगोर साहब ने कहा था। ठीक, तो राष्ट्रपिता कहा था। और अब ये विवाद में आपको मैंने लाके और फंसा दिया कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता नहीं कहते। अब आपको ये ताज्जुब हो रहा होगा। तो चलिए इस पर भी वीडियो बना दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। खुश रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें, और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।